Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon. साक्षी त्रिपाठी, शिवम कुमार, दीपक, चंदन, राहुल, रूपेश, प्रमित, रविंद्र, साक्षी, शिवम, यादव, त्रिपाठी, गौरव, रविंद्र कुमार, आरुषि, सलोनी, दिव्या, रवीना, सौम्या, ऋषिका, काजल, आरुषि, शिवम, अंशुल, गौरव, श्याम, रमन, आलोक, दीपिका, साक्षी, दिव्यांश, आरुषि, पूनम. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास. व्हाट्स द वेदर लाइक देयर भैया? दिल्ली में तो बड़ी हालत खराब है. देख लेता हूं मैं बाहर झांक कर. धूप तो निकल रही है बहुत कड़ाके वाली. कभी कभी बादल से परसों तो आए थे, बट बारिश बारिश हुई नहीं ढंग से, है ना, बढ़िया तरीके से. अभी भी गर्मी है बरकरार. गर्मी में कोई कमी नहीं है गर्मी अपनी चरम सीमा पर है. ठीक है, चलिए. ओह सर, मैंने आज तक लाइव क्लास नहीं ली, पर सच में सर आज तक कोई भी डाउट नहीं रहा. तो वो तो है ही. देखो, अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आपके अंदर पेशेंस है और अगर आप सारी क्लासेस पेशेंस के साथ देखते हैं, तो कोई डाउट रह ही नहीं सकता, है ना. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम लाइव क्लास ना देख के रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे होते हैं और जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो कल तो बेटा कोई क्लास ही नहीं हुई थी. संडे को कल कहाँ क्लास हुई थी? कल वाली क्लास पीएनजी अपलोड कैसे होगी? बोलो, फ्राइडे की क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हुई है. कल तो कोई क्लास ही नहीं हुई. फ्राइडे वाली क्लास पीएनजी अपलोड ही नहीं हुई. सैटरडे संडे 2 दिन मिल गए बीच में, तब भी. यार ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोगों के तो 2 दिन फिर रिवीजन भी नहीं कर पाए होंगे क्लास पीएनजी से. चलो कोई बात नहीं, अभी मैं टेक्निकल टीम से पता कर लेता हूँ. तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, कि अगर आपके अंदर पेशेंस है तो अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देखते हो ना, तो आपका कोई डाउट नहीं रह सकता. कभी कभी क्या होता है, जब हम चीजें पढ़ रहे होते हैं ना पहली बार, तो हमें डाउट सा क्रिएट होता है. लेकिन अगर थोड़ा सा पेशेंस हम रखें तो वो डाउट थोड़ी देर में अपने आप दूर हो जाता है. क्योंकि जो आपका डाउट होता है ना, वो 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद या नेक्स्ट क्लास में अपने आप मैं सॉल्व कर देता हूँ. क्योंकि पढ़ाने का तरीका ही हमारा वही है भाई. इतना एक्सपीरियंस है, हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो हमें पता है कि हमें किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, ताकि आप लोग घर पे बैठ के जो हमें पढ़ रहे हैं, हमारे सामने नहीं बैठे हैं, है ना, तो आपका कोई डाउट रहना नहीं चाहिए. क्योंकि अगर आपके डाउट्स रह गए तो फिर हमारे पढ़ाने का फायदा क्या है ना. फिर हमारे ऑनलाइन पढ़ाने का क्या फायदा? फिर तो हम आपको आपके सामने बैठाकर पढ़ाएं आपको, क्यों भाई? तो करियर प्लेटफॉर्म की यही खास बात है कि जब आप पढ़ते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा पेशेंस आपके अंदर भी होना चाहिए. आपको उस टॉपिक के सारे लेक्चर अटेंड करने पड़ते हैं, तब जाके हो सकता है आपका जो पहली क्लास का डाउट हो, वो हो सकता है लास्ट क्लास में दूर हो जाए. लेकिन उसके लिए आपको पूरे लेक्चर्स देखने पड़ते हैं, है ना, और बहुत ही पेशेंस और ईमानदारी के साथ. ठीक है जी. जब हम पहली बार किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं अपनी लाइफ में, चाहे, है ना, रिकॉर्डेड फॉर्म में देखें उसको या वीओडी से हम उसको देखें, तो पहली बार जब हम देखते हैं ना, तो हमेशा याद रखो, हमें इंटू वन स्पीड पे ही देखना होता है लेक्चर. हाँ, जब हम पहले से उस टॉपिक को पढ़ चुके होते हैं या हम पहले से जानते हैं उस टॉपिक के बारे में, तो हम उस टॉपिक को इंटू 1.25 या इंटू 1.5 या इंटू 2 या फिर इंटू 3 स्पीड में भी देख सकते हैं. लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपको उस टॉपिक की कितनी नॉलेज पहले से है. अगर आपके बेसिक कंसेप्ट उस टॉपिक से क्लियर हैं, आपको सिर्फ ट्रिक्स और अप्रोचेस सीखनी है, तो आप इंटू 2 स्पीड में देख सकते हो क्लास. लेकिन अगर आपको बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, तो आप कभी भी स्पीड पे मत लगाया करो. आप नॉर्मल स्पीड पे ही क्लास को देखा करो, बाद में रिकॉर्डेड या वीओडी फॉर्म में, जहां से भी आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं. लगता यही है सर, फेस टू फेस पढ़ रहे हैं जी. चलिए साहब, तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास लेके. प्रभु का नाम, जय श्री राम. 2 दिन बाद हमारी मुलाकात हो रही है. हम उम्मीद करते हैं इन 2 दिनों में आपने, है ना, नींद तो पूरी नहीं की होगी अपनी, है ना, प्रैक्टिस ही की होगी, रिवीजन किया होगा, जो भी टॉपिक आपके छूट गए होंगे उसका बैकअप आपने ले लिया होगा. ऐसी उम्मीद हम आपसे कर सकते हैं. झूठी उम्मीद तो नहीं होगी ये. वैसे गर्मी के दिनों में एक दिक्कत है, अगर हम दोपहर में सो जाएं तो बड़ी भयंकर नींद आती है, फिर उठने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, अगर एक बार हम सो गए तो. अच्छा, नहीं सोते तो हमें कितना भी फिर मेहनत करा लो, कितनी भी देर तक पढ़ा लो हमें, लेकिन एक बार सो गए ना आप दोपहर में, फिर नहीं उठा जाएगा. तो देखो, ये जो टाइम टेबल है पढ़ने का, ये आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं
जिनको रात में पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह 4 बजे उठकर पढ़ते हैं। तो वो डिपेंड करता है देखो आपके अपने एनवायरनमेंट पर। ठीक है, आप बचपन से किस एनवायरनमेंट को जीते आए हो, है ना। कुछ गांव के बच्चे होते हैं, गांव के बच्चे बहुत सारे हैं, कुछ नहीं बहुत सारे हैं, तो उनको खेतों में काम करना होता है, सुबह सुबह जाना होता है, तो उनकी आदत पड़ी हुई है सुबह 4 बजे उठने की, 5 बजे उठने की। तो वो अपना टाइम स्केड्यूल खराब ना करें, वो दूसरे बच्चों को देख के रात के 3-3 बजे तक ना पढ़े, है ना। शहर में क्या होता है, शहर में उल्टा कल्चर होता है, शहर में बच्चे रात के 3-3 4-4 बजे तक पढ़ते हैं, है ना। गांव में सुबह 4-5 बजे उठ जाते हैं। हालांकि पहले तो शहर में भी उठते थे, बट अब तो सब कुछ उल्टा हो गया। जब हम भी छोटे थे भाई, जब मैं अलीगढ़ में था, तो हमारी स्कूलिंग तो अलीगढ़ से हुई है। तो हमारी आदत थी 10th और 12th क्लास तक मैंने जो भी पढ़ाई करी है वो सुबह 5 बजे उठ के करी है, सुबह 4 बजे उठ के, है ना। लाइट आती थी या नहीं आती थी वो हम जला लेते उसको, ठीक है। और क्या कहते हैं, सुबह 4-5 बजे उठ जाते थे। हमने लेट नाइट कभी पढ़ाई नहीं करी, सुबह 4 बजे उठ के ही पढ़ाई करी है। और रात को 12-1 बजे तक सो जाते थे, क्योंकि घर में माहौल होता था भाई, अलीगढ़ में भी सब सारे लोग 8-9 बजे तक खाना खा लेते थे। फिर जब घर वाले भी सोते थे तो हम भाई, आप लोग जानते हैं कि, है ना, कि जो हम मिडिल क्लास फैमिली होती है उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए कोई अलग से रूम नहीं होता है, वही रूम होता है जो सबके लिए कॉमन रूम होता है ना। तो इसीलिए सब लोगों को सोना भी होता था, तो हम ज्यादा लेट तक पढ़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि लाइट ऑन होती थी, लोग बाकी डिस्टर्ब होते थे। इसीलिए 11-12 बजे तक मैक्सिमम पढ़ते थे, सो जाते थे, है ना। फिर सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते थे। लेकिन जब मैं अपना बीटेक करने गया, मैंने बीटेक लखनऊ से किया है, बीबीडी, है ना। आपने नाम सुना होगा बीबीडी यूनिवर्सिटी का, लखनऊ में। तो जब हम लखनऊ में पहुंचे तो वहां पर उल्टा ही कल्चर भाई साहब, बीटेक में तो आप जानते हो क्या हालत होती है। तो बीटेक में ये होता था, सेमेस्टर जब होते थे या सेशनल जब होते थे, उससे पहले पूरी रात, कुछ बच्चे तो ऐसे थे वो पूरी रात जगते थे और बिना सोए पेपर दे के आते थे। मैं तो देख के हैरान हो गया उन बच्चों को, भाई पागल पागल है कि क्या बात है, कि एग्जाम से पहले सो ही नहीं रहा, वो पूरी रात बैठ के, लेकिन उसका कोई खास रिजल्ट नहीं आता। सोना बहुत जरूरी होता है एग्जाम से पहले, बहुत जरूरी। भले ही आप 4 घंटे की नींद लो, 5 घंटे की नींद लो, लेकिन एग्जाम से पहले सोना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे बहुत बड़ी गलतफहमी में होते हैं, सोते नहीं है रात भर और बिना सोए एग्जाम दे आते हैं। बेटा दिमाग काम नहीं करता, एक बात याद रखना। तो सोने से पहले, मतलब एग्जाम से पहले सोना बहुत जरूरी है। तो कॉलेज में होता था कि हम वहाँ पूरी रात रात भर पढ़ते थे। जैसे मान लो अगर कल एग्जाम है तो हम रात को सो जाएंगे जल्दी, लेकिन अगर मान लो कल एग्जाम नहीं है, एग्जाम है 2 दिन बाद, और हमारे पास 2 दिन है पढ़ने के लिए, तो 2 रातें पूरी रात, रात सुबह 4-4 5-5 बजे तक पढ़ते थे। लखनऊ में ऐसा था जब हम बीटेक कर रहे थे, तब सुबह 5 बजे जब दिन निकल आता ना, तब सुबह की चाय पीने जाते थे सारे बच्चे ढाबे पर, है ना। पूरा हॉस्टल ही था, तो सारे हॉस्टल ही का एक ही कल्चर था, पूरी रात भर बैठ के पढ़ाई करो, सुबह 4 बजे 4-5 बजे तक पढ़ो। हाँ, और फिर जब दिन निकल आता था तो सारे जाते थे, पूरी टोली की टोली, 8-10 फ्रेंड अपना ढाबे पर जा रहे हैं, वहां चाय पी रहे हैं। बन मक्खन, लखनऊ में बन मक्खन बड़े फेमस थे, है ना। तो चाय बन मक्खन खा के आते थे सुबह सुबह 5-6 बजे। फिर उसके बाद फ्रेश होके तब सोते थे, फिर 11-12 बजे उठते थे दोपहर में। तो लखनऊ में बड़ा उल्टा कल्चर था हमारा वहां। तो डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में हो, उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना चाहिए। तो घर पे हमारा एनवायरनमेंट वो नहीं था, तो हम सुबह जल्दी उठ के पढ़ते थे। लखनऊ में एनवायरनमेंट, हॉस्टल में हमारा उल्टा हो गया, वहां पूरी रात पढ़ना होता था और सुबह नहीं वो जल्दी उठ पाते थे। बीटेक बेटा ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। हम्म। हाँ जी, लखनऊ की तहजीब बहुत शानदार है। वहां एक अकेला आदमी चलकर भी आता है तो कहता है कि हम आ रहे हैं। पता नहीं कितने लोग एक साथ आते थे। वहां पर मैं वर्ड यूज ही नहीं होता कभी, है हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। लड़ाई भी वहां पर आप करके होती है, बड़ी तहजीब है ना। एक बार मैंने देखा कि शुरू शुरू में जब गया मैं तो बड़ा शॉक्ड हो गया कि ये ऑटो वाला और पैसेंजर में लड़ाई हो रही थी। तो मतलब आप कह गए कि हम आपको ये कर देंगे, हम आपकी वो कर देंगे, आप में ये नहीं। मैं तो ताज्जुब करके, भाई रे भाई, ऐसी भी लड़ाई होती है हम आप करके। हाँ, क्योंकि हमारी तरफ तो भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बड़ी भयानक तरीके से लड़ाई होती है, तू तड़क वाली। हम्म। हाँ जी।
चलिए साहब, तो हमने अपनी थोड़ा सा हमने अपना है ना अपना बचपन रिकॉल कर लिया। हाँ, चलिए, ये यादें हैं पुरानी जो थोड़ी सी ताजा हो गई आपके साथ। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरा सिलेक्शन हो गया था बेटा, कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था टीसीएस में। हाँ, क्योंकि लेकिन वो टीसीएस मैंने ज्वाइन नहीं की। फिर आईईएस में भी रैंक आई थी, वो भी हम वहां नहीं जा पाए, बहुत लोअर रैंक थी, है ना। एएमयू में भी सिलेक्शन हुआ था उसके लिए गेट का, वो भी मैंने ज्वाइन नहीं किया। बस डेस्टिनी थी कि हमें आपको पढ़ाना था और हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाने के पीछे एक बहुत अच्छी कहानी ये है कि मैंने पढ़ाना कैसे शुरू किया। मैं अलीगढ़ में जब था, जब बीटेक करके आया था, तो एक कोचिंग है अलीगढ़ में, प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी। जो अलीगढ़ के बच्चे हैं शायद उस कोचिंग के बारे में जानते होंगे, है ना। तो प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी एक कोचिंग है, वहां पर मैं गया था। मतलब वहां पर ऐसे ही घूमते हुए, मेरे जानने वाले थे वहां पर, एक कोई पढ़ा रहे थे, तो उनसे मिलने गया था मैं। तो वहाँ पर जो ओनर थे आईएएस एकेडमी के, डीआर यादव सर हैं, उन्होंने ऐसे ही पूछा कि सर आप क्या करते हैं। मैंने बोला कि बीटेक की हुई है। कहा कि सर हमारी सर एक क्लास है, आज टीचर नहीं आए रीजनिंग के, अगर आप कोई कुछ पढ़ा दो बच्चों को 1 घंटे, प्लीज मैनेज कर लो थोड़ा सा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि कॉलेज से ना मेरे को पढ़ाने का बड़ा शौक था। जब हम साथ में ग्रुप स्टडी करते थे ना, तो जितने भी स्टूडेंट मेरे दोस्त होते थे ना, मैं ही सबको पढ़ा रहा होता था। वहां पर 5 यूनिट आती है सेमेस्टर में, तो हम क्या करते थे, एक एक यूनिट बांट लेते थे। तो पहले मैं क्या करता था, एक एक यूनिट मैंने अपने सारे दोस्तों को दे दी, 1 यूनिट मैंने ले ली। तो जो दोस्तों को यूनिट दिए पहले उनसे मैं पढ़ लेता था, है ना, और मैंने जो यूनिट की थी यार वो भी मैंने पढ़ ली। और फिर 5 यूनिट को मैं बाकी सारे दोस्तों को पढ़ा देता था। तो बच्चों, मतलब जो मेरे साथ के मेरे मित्र थे, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था, कहते थे यार पीयूष तू पढ़ाता बहुत बढ़िया, तेरे पढ़ाने की स्किल बहुत शानदार है। तो ऐसे ही जब हम कोचिंग में गए वहां पर, तो सर ने कहा कि सर आप 1 घंटे एक बार पढ़ा दो, टीचर आए नहीं है रीजनिंग की। मैंने कहा चलो पढ़ा देते हैं। तो मैं ऐसे ही ब्लड रिलेशन, मैंने टॉपिक सुना था कि रीजनिंग में ब्लड रिलेशन टॉपिक होता है ना। थोड़ी बहुत रीजनिंग हमने तैयार भी की थी आईएएस एग्जाम के लिए, आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो ब्लड रिलेशन टॉपिक मैंने पढ़ाया। सॉरी सॉरी। तो जब मैं पढ़ा के आया तो उसके बाद 3-4 दिन बाद उनका सर का फोन आया कि सर बच्चे आपको बहुत मिस कर रहे हैं, कहना है कि पीयूष सर को बुलाओ, उन्हीं से हमें रीजनिंग पढ़नी है चाहे कुछ हो जाए। तो सर ने रिक्वेस्ट करी, सर जब तक आप अलीगढ़ में हो, जब तक दिल्ली नहीं जा रहे हो, प्लीज मेरी कोचिंग में आप पढ़ा दो, है ना। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, है ना। और फिर जब हम किसी कोई ऐसी जॉब करें ना जहां सामने से बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिले, तो वो नौकरी करने का मजा ही कुछ और है, समझ रहे हो। तो जब मैं क्लास में आता था बच्चे इतनी रेस्पेक्ट करते थे, मेरे को तो मजा आ गया, क्योंकि बीटेक में तो सिर्फ गाली खाई थी हमने दोस्तों से। समझ रहे हो बीटेक का माहौल क्या होता है, वहां तो बिना गाली गलौज बात ही नहीं होती। तो दोस्तों की गाली गलौज हमने खाई थी। और फिर अचानक से मैं पढ़ाने जब गया पहली बार, तो उस कोचिंग में जब पढ़ाया, तो भाई साहब बच्चों ने इतनी रेस्पेक्ट करी कि मेरे को तो मजा ही आ गया। मैंने कहा यार ये बहुत बढ़िया है। पढ़ाना मतलब पढ़ा भी रहे हो, तुम्हें मजा भी आ रहा है पढ़ाने में, क्योंकि मेरे को पढ़ाने में मजा आता था। ठीक है, हॉबी थी मेरी पढ़ाना, टीचिंग। तो मैंने कहा ये तो मेरे मतलब मेरे इंटरेस्ट की बात हो गई कि मेरे को मजा भी आ रहा पढ़ाने में और सामने से इतनी रेस्पेक्ट भी मिल रही है। बच्चे काफी तारीफ कर रहे, सर आपने तो मजा डाल दिया, आज तक हमने ऐसा नहीं पढ़ा, ये वो। मैंने कहा बहुत सही। फिर धीरे धीरे तैयारी कर रहे थे, फिर दिल्ली में आए। दिल्ली में कोचिंग हुआ करती थी, पैरामाउंट कोचिंग, ठीक है, वहां फिर हमने पढ़ाया काफी साल। फिर पैरामाउंट कोचिंग में ही हमारी मुलाकात राकेश सर से हुई। ठीक है, तो फिर राकेश सर के साथ हम जुड़े, प्रूडेंस कोचिंग में पढ़ाया, फिर अपना करियर विल खोल लिया, है ना। फिर करियर विल में पढ़ा रहे हैं तब से। तो टीचिंग स्किल्स अगर देखो तो हो गए हमें, 2013 से पढ़ाना शुरू किया था, लगभग 11 साल हो गए। तो भैया ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी जो हमने आपके साथ डिस्कस कर ली। हालांकि बहुत ही कम ऐसे बैचेस होते हैं जो, ठीक है, जिस बैचेस में मैं अपने बारे में इतनी सारी बातें बताता हूँ, बहुत कम बैचेस होते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा मन किया आपको बताने का, तो मैंने बता दिया। चलिए साहब, तो हम लोग पढ़ रहे थे वेन डायग्राम चैप्टर, वेन आरेख, ठीक है। तो अगर हम वेन डायग्राम वेन आरेख चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है भाई साहब
कि 3 ऑब्जेक्ट होंगे और 3 ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशन है, 3 ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशन बनता है। ठीक है, रिलेशन जो बनता है वो इस तरह से रिलेशन बनता है, ऑल सम या नो। तो सबसे पहले तो हमने इस चैप्टर में ना ऑल सम और नो इन तीनों रिलेशंस को बहुत अच्छे से जाना कि कब ऑल का रिलेशन आएगा, है ना, कब ऑल का रिलेशन आएगा, कब सम का रिलेशन आएगा और कब नो का रिलेशन आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या जाना, इन तीनों ऑब्जेक्ट के बीच में ऑल कब आएगा, सम कब आएगा और नो कब आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जब 3 ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा तो टोटल 10 एग्जाम्पल हो सकते हैं, टोटल 10 केसेस बनते हैं और उन 10 केसेस को हमने बहुत अच्छे से एनालाइज किया। उन 10 केसेस को हमने बहुत अच्छे से समझा कि कब कौन सा ऑप्शन हमें चूज करना है। ये हमारे 10 ऑप्शन बनते हैं, इन 10 ऑप्शन को हमने बहुत अच्छे से समझा। फिर उसके बाद हमने प्रैक्टिस करी कि भैया जब 3 ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वो क्वेश्चन एग्जाम में डील कैसे करना है। 2 तरीके हैं डील करने के। पहला तरीका यह है कि क्वेश्चन को देखते ही जो परफेक्ट ऑप्शन होगा वो तुम्हारे माइंड में क्लिक हो जाएगा। क्वेश्चन को देखते ही जो परफेक्ट है ना, क्वेश्चन को देखते ही जो परफेक्ट ऑप्शन होगा वो तुम्हारे माइंड में क्लिक हो जाएगा। और अगर गलती से तुम्हारे माइंड में क्लिक ना हो तो हम इंडिविजुअल रिलेशन निकालेंगे और ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। हम इंडिविजुअल रिलेशन निकालेंगे और क्या कर देंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। तो इस हिसाब से भैया हमने टोटल कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी, 34 क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस कर ली थी। अब हम चलते हैं टाइप 2 पर। और ये जो टाइप 2 है ना, ये बड़ी आसान है। ये टाइप 1 कैटेगरी से भी बड़ी आसान कैटेगरी है। इसमें क्या होता है, एक वेन डायग्राम पहले से बना के देते हैं हम। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो 3 वेन डायग्राम दिए हुए हैं। एक तो त्रिभुज की फॉर्म में दिया हुआ है, एक हमारा वृत्त की फॉर्म में दिया हुआ है, एक हमारा आयत की फॉर्म में दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो त्रिभुज के अंदर हैं लोग, त्रिभुज के अंदर कितने लोग हैं, 10 और 1 11 और 2 13 और 4 17। भाई त्रिभुज के अंदर कितने लोग हैं, 10 और 1 11 और 2 13, 13 और 4 17। और ये सारे के सारे कौन है, ये सारे के सारे कौन है, अभियंता को त्रिभुज द्वारा दर्शाया गया है। अभियंता मतलब इंजीनियर। ये सारे के सारे इंजीनियर हैं, ये सारे के सारे इंजीनियर हैं। 10 1 2 4। ठीक है, व्रत के अंदर कितने सारे लोग हैं, 15 3 2 1। व्रत के अंदर कितने सारे लोग हैं, 15 3 2 1। और ये सारे के सारे कौन है ना, चिकित्सक को व्रत द्वारा दर्शाया गया। चिकित्सक मतलब ये सारे के सारे डॉक्टर हैं। अच्छा, रेक्टेंगल यानी कि आयत के अंदर कितने सारे लोग हैं, 20 4 3 2। आयत के अंदर जो लोग हैं वो हैं 20 4 3 2। ये सारे के सारे लोग कौन है, वास्तुकार को आयत द्वारा दर्शाया गया है, यानी कि आर्किटेक्ट। तो जो आर्किटेक्ट है वो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट हो रहा है, और जो सर्कल है ना, जो सर्कल है वो डॉक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है, और जो ट्राइंगल है वो इंजीनियर से रिप्रेजेंट हो रहा है। बात समझ रहे हो मेरी? हाँ सर, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब मेरी बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। यहाँ पर इतने सारे इंजीनियर हैं, इतने सारे डॉक्टर हैं और इतने सारे आर्किटेक्ट हैं, समझ रहे हो। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे भी इंजीनियर हैं जो इंजीनियर होने के साथ साथ डॉक्टर भी हैं। देखो, कुछ ऐसे इंजीनियर हैं जो इंजीनियर होने के साथ साथ डॉक्टर भी हैं, कुछ ऐसे इंजीनियर हैं जो इंजीनियर होने के साथ साथ आर्किटेक्ट भी हैं, और कुछ ऐसे इंजीनियर हैं जो डॉक्टर भी हैं और आर्किटेक्ट भी हैं, है ना। तो वो डिपेंड करता है बाउंड्री पर। तो इनकी बाउंड्री के हिसाब से हमें अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। तो भैया, हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर ओनली डॉक्टर। भैया ऐसे कितने इंजीनियर हैं, देखो ऐसे कितने इंजीनियर हैं। इनमें से वो इंजीनियर हमें बताने हैं, इनमें से वो इंजीनियर बताने हैं जो केवल और केवल डॉक्टर हैं, डॉक्टर के अलावा और कोई नहीं है। बताओ इनमें से ऐसे कौन से इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर हैं। केवल डॉक्टर यानी कि केवल सर्कल के अंदर आ रहा है, केवल डॉक्टर। ऐसे कितने इंजीनियर हैं इनमें से जो केवल डॉक्टर हैं? सर ये दोनों डॉक्टर हैं, ये भी डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है। लेकिन ये केवल डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर होने के साथ साथ आर्किटेक्ट भी है। तो भैया केवल डॉक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये जो हिस्सा है हमारा 1 वाला, ये जो हिस्सा है हमारा 1 वाला, ठीक है, ये वो इंजीनियर हैं, ये वो इंजीनियर हैं जो केवल और केवल डॉक्टर हैं। ये वो इंजीनियर हैं जो केवल और केवल डॉक्टर हैं। ये वो इंजीनियर हैं जो केवल और केवल डॉक्टर हैं, डॉक्टर के अलावा कोई भी नहीं है। समझ रहे हो? यहाँ पे 2 को मैं ऐड नहीं कर सकता क्योंकि 2 डॉक्टर होने के साथ साथ आर्किटेक्ट भी है। हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर डॉक्टर। देखो ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर हैं। अब आप बताओ ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि केवल डॉक्टर हैं, अब इन्होंने बोला जो डॉक्टर हैं। इसका मतलब अब 1 और 2 दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। इसका मतलब अब 1 और 2 दोनों को आपस में
वन और टू दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर नॉट डॉक्टर। अच्छा, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर नहीं है, तो इसमें से डॉक्टर हटा दो, ये डॉक्टर वाला पार्ट हटा दो, तो 10 और 4 14, ये 14 ऐसे इंजीनियर हैं, है ना, ये 14 ऐसे इंजीनियर हैं जो डॉक्टर नहीं है, ये 14 ऐसे इंजीनियर हैं जो डॉक्टर नहीं है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 10 और 4 14 और 2 16 और 1 17, 17 इंजीनियर में से एक इंजीनियर तो ऐसा है जो केवल डॉक्टर है, 17 इंजीनियर में से 3 इंजीनियर ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं इंजीनियर होने के साथ साथ, और 17 में से 14 ऐसे इंजीनियर हैं जो डॉक्टर नहीं है, जो डॉक्टर नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और जो टाइप 1 कैटेगरी आपने इस चैप्टर में पढ़ी है ना, उससे कहीं ज्यादा आसान है ये टाइप 2 कैटेगरी। इसमें वेन डायग्राम बना के दिया होता है, बाउंड्री को एक्सप्लेन करते हैं, बस हमें तो ये बताना है कि ये किसके लिए, ये किसके लिए, ये किसके लिए, बात खत्म। बाउंड्री के हिसाब से हमें अपने क्वेश्चन का आंसर देना है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता इससे आसान क्वेश्चन कुछ होगा, है ना? बताओ, इससे आसान क्वेश्चन कुछ होगा? मुझे तो नहीं लगता इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता। बनाओ फटाफट से। बन गया? क्यों भाई? चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। हाउ मेनी फीमेल एग्जीक्यूटिव्स आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन? देखो, हमें फीमेल भी चाहिए, हमें फीमेल भी चाहिए, हमें एग्जीक्यूटिव्स भी चाहिए, हमें दोनों चाहिए, हमें फीमेल भी चाहिए और एग्जीक्यूटिव्स भी।
हेलो 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 हेलो। अरे यार क्या बताएं, बस हमारी कार का एसी खराब हो गया था, तो वही ड्राइवर देने आया था गाड़ी हमें। बट अभी कार का एसी ठीक ही नहीं हुआ, कंप्रेसर ही खराब हो गया, तो कह रहा सर अभी 10 दिन लगेंगे आने में। चलिए कोई बात नहीं। गर्मी इतनी है कि सारे एसी फेल हो रहे हैं। हाँ, तो हाउ मेनी फीमेल एग्जीक्यूटिव्स आर देयर, तो हमें बेटा फीमेल भी चाहिए, हमें फीमेल भी चाहिए और हमें एग्जीक्यूटिव्स भी चाहिए। फीमेल एग्जीक्यूटिव दोनों चाहिए। अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखो, द ट्राइंगल रिप्रेजेंट एग्जीक्यूटिव्स। भैया जो ट्राइंगल है वो तो रिप्रेजेंट करता है एग्जीक्यूटिव्स को, ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है एग्जीक्यूटिव्स को, है ना। सर्कल रिप्रेजेंट फीमेल, सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कल रिप्रेजेंट करता है फीमेल्स को, सर्कल रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एमबीए, रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है एमबीए को। स्क्वायर रिप्रेजेंट है टेक्निकल स्टाफ, स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, टेक्निकल स्टाफ को, स्क्वायर टेक्निकल स्टाफ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, हाँ जी। हाउ मेनी फीमेल एग्जीक्यूटिव्स आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब फीमेल भी होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव भी होनी चाहिए। तो भाई साहब फीमेल भी होनी चाहिए और एग्जीक्यूटिव भी होनी चाहिए, तो दोनों का कॉमन पार्ट ले लो। फीमेल और एग्जीक्यूटिव दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, दोनों का कॉमन पार्ट है 5। दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, दोनों का कॉमन पार्ट है 5। अच्छा, हाउ मेनी टेक्निकल फीमेल स्टाफ आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन हु हैव डन एमबीए, मतलब टेक्निकल भी हो, फीमेल भी हो, है ना, और जिसने एमबीए भी की हो। मतलब टेक्निकल भी हो, यानी कि टेक्निकल का मतलब ये है यानी कि स्क्वायर के अंदर भी होनी चाहिए, है ना। उसके साथ साथ टेक्निकल के साथ साथ फीमेल भी होनी चाहिए, यानी कि सर्कल के अंदर भी आना चाहिए, और उसके साथ साथ एमबीए भी हो। एमबीए मतलब रेक्टेंगल में भी आना चाहिए। तो बेटा तीनों का कॉमन पार्ट क्या है, सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। इन तीनों का कॉमन पार्ट क्या है सर, अगर मैं इन तीनों का कॉमन पार्ट देखता हूं, सर अगर मैं इन तीनों का कॉमन पार्ट देखता हूं तो इन तीनों का कॉमन पार्ट क्या है, 4। इन तीनों का कॉमन पार्ट क्या है, 4 है ना। सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, इन तीनों का कॉमन पार्ट क्या है, इन तीनों का कॉमन पार्ट 4 है, 4। इन तीनों का कॉमन पार्ट 4 है ना। ये चार वो हैं जो टेक्निकल स्टाफ होने के साथ साथ फीमेल भी, और इन्होंने एमबीए भी किया है। चलिए साहब, इन्होंने एमबीए भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए इस क्वेश्चन को। हम्म बनाइए फटाफट से, जल्दी से। स्क्वायर रिप्रेजेंट द डॉक्टर, स्क्वायर रिप्रेजेंट द डॉक्टर, ये जो स्क्वायर है ये डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है ना। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द फीमेल्स, ये जो रेक्टेंगल है ये फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है ना। और सर्कल रिप्रेजेंट द इंजीनियर, सर्कल इंजीनियर को रिप्रेजेंट करता है। एंड ट्राइंगल रिप्रेजेंट द सिंगर, ट्राइंगल सिंगर्स को रिप्रेजेंट करता है। ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंगर को रिप्रेजेंट करता है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी फीमेल इंजीनियर्स आर देयर हु आर नॉट डॉक्टर, मतलब फीमेल भी होनी चाहिए, फीमेल भी होनी चाहिए, यानी कि वो रेक्टेंगल के अंदर हो, है ना, है ना। हाउ मेनी फीमेल इंजीनियर्स, फीमेल भी होनी चाहिए, यानी कि वो रेक्टेंगल के अंदर भी होनी चाहिए, है ना। फीमेल भी होनी चाहिए और फीमेल भी होनी चाहिए और इंजीनियर्स भी होनी चाहिए, इंजीनियर होने के साथ साथ यानी कि वो सर्कल के अंदर भी होनी चाहिए, सर्कल के अंदर भी होनी चाहिए, यानी कि बच गए हमारे पास 5 और 7। ये दो तो बाहर हो गया भाई, फीमेल है यानी कि रेक्टेंगल में होना चाहिए, सर्कल में भी होना चाहिए, इंजीनियर भी, तो 5 7 बच गए, 8 तो बेटा बाहर है, 5 और 7 बच गए। अच्छा, जो कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है यानी कि जो इसमें ना हो, जो स्क्वायर के अंदर ना हो, जो स्क्वायर के अंदर ना हो। अब आप बताओ, है ना, 2 5 और 7 ये तीनों फीमेल हैं, इन तीनों फीमेल में से ऐसी कितनी फीमेल है जो इंजीनियर है, 5 और 7। लेकिन जो डॉक्टर नहीं है तो 7 को हटा दो, तो सिर्फ और सिर्फ ये 5 ऐसी फीमेल है, ये 5 ऐसी फीमेल है जो केवल और केवल कौन है, केवल और केवल इंजीनियर है। केवल और केवल कौन है, केवल और केवल इंजीनियर है। हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर हु आर सिंगर, ऐसी कितनी फीमेल है, ऐसी कितनी रेक्टेंगल के अंदर है जो कि कौन है, जो कि सिंगर भी है, यानी कि सिंगर भी है, त्रिभुज के अंदर भी है और इसके अंदर भी है।
त्रिभुज के अंदर भी है, रेक्टेंगल के अंदर भी है। सर रेक्टेंगल त्रिभुज का कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, रेक्टेंगल त्रिभुज का कोई भी कॉमन पार्ट यहाँ पे नहीं दे रखा, कोई भी कॉमन पार्ट नहीं दे रखा। हाउ मेनी सिंगर्स आर देयर हु आर इंजीनियर एंड डॉक्टर। अच्छा ऐसी कितनी सिंगर हैं, ऐसी कितनी रेक्टेंगल के अंदर हैं, सॉरी ऐसी कितनी सिंगर हैं, ऐसी कितनी त्रिभुज के अंदर हैं, ऐसी कितनी त्रिभुज के अंदर हैं जो कि इंजीनियर और डॉक्टर दोनों हैं, यानी कि जो सर्कल के अंदर भी है यानी कि 3 और 8, और जो स्क्वायर के अंदर भी है। तो कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ 8, कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ 8 ऐसे सिंगर हैं जो इंजीनियर होने के साथ साथ डॉक्टर भी हैं, जो इंजीनियर होने के साथ साथ डॉक्टर भी हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। तो भाई साहब ये जो क्वेश्चन है ये बाउंड्री के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। बनाओ इन तीनों क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से बनाओ इन तीनों क्वेश्चन को, फटाफट बनाइए जल्दी से। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करो। हाँ जी, हाउ मेनी एजुकेटेड बॉयज आर देयर हु आर नॉट डांसर। पहले देख लेते हैं कौन क्या है ना। इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट द एजुकेटेड पर्सन, ट्राइंगल रिप्रेजेंट द एजुकेटेड पर्सन, ट्राइंगल रिप्रेजेंट एजुकेटेड पर्सन, स्क्वायर रिप्रेजेंट द बॉयज, स्क्वायर रिप्रेजेंट द बॉयज, स्क्वायर रिप्रेजेंट द बॉयज, rectangle represent the dancer, rectangle represent the dancers, rectangle represent the dancers, and circle represent the unemployed person, circle represent unemployed person, unemployed person, circle represent unemployed person, सर्कल रिप्रेजेंट अनएम्प्लॉयड पर्सन। अब आप बताओ इस क्वेश्चन को कैसे डील करो। हाँ जी, सर्कल रिप्रेजेंट अनएम्प्लॉयड पर्सन। अब आप बनाओ इस क्वेश्चन को। तो मेरे दोस्त मेरे भाई कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। ऐसे कितने शिक्षित लड़के हैं जो कि नृत्यक नहीं है। हाउ मेनी एजुकेटेड बॉयज, हाउ मेनी एजुकेटेड बॉयज आर देयर हु आर नॉट डांसर, हाउ मेनी एजुकेटेड बॉयज आर देयर, हाउ मेनी एजुकेटेड बॉयज आर देयर हु आर नॉट डांसर। ऐसे कितने एजुकेटेड बॉयज हैं, ऐसे कितने एजुकेटेड बॉयज हैं जो कि डांसर नहीं है। मतलब एजुकेटेड होना चाहिए यानी कि त्रिभुज के अंदर आना चाहिए, है ना, त्रिभुज के अंदर आना चाहिए, त्रिभुज के अंदर एजुकेटेड है यानी कि त्रिभुज के अंदर आना चाहिए, एजुकेटेड है त्रिभुज के अंदर आना चाहिए। बॉयज भी है यानी कि स्क्वायर के अंदर भी आना चाहिए, यानी कि बच गए हमारे पास 3 और 4, हमारे पास 3 और 4। लेकिन जो डांसर ना हो, जो डांसर ना हो यानी कि जो रेक्टेंगल में ना हो, तो 3 और 4 में से रेक्टेंगल वाला 4 है तो इसको हटा दो, तो सिर्फ 3 बच गया हमारे पास, 3 बच गया सिर्फ जो कि हमारे पास 3 बच गया जो कि एजुकेटेड बॉयज है और वो डांसर नहीं है। हमारे पास 3 बच गए जो कि एजुकेटेड बॉयज है जो कि डांसर नहीं है। समझ रहे हो, केवल और केवल कितने बचे, केवल और केवल 3 बचे हमारे पास, केवल और केवल 3 बचे। केवल और केवल 3 बचे। हाँ जी, बनाओ इस क्वेश्चन को। तो हाउ मेनी डांसर्स आर देयर हु आर एजुकेटेड। ऐसे कितने डांसर हैं जो एजुकेटेड हैं, ऐसे कितने डांसर हैं जो एजुकेटेड हैं। यहां पर तो 3 आ गए। ऐसे कितने डांसर हैं जो एजुकेटेड हैं। भैया डांसर यानी कि रेक्टेंगल के अंदर, डांसर यानी कि रेक्टेंगल के अंदर, एजुकेटेड यानी कि त्रिभुज के अंदर, एजुकेटेड यानी कि त्रिभुज के अंदर। तो रेक्टेंगल और त्रिभुज का कॉमन पार्ट क्या है, रेक्टेंगल और त्रिभुज का कॉमन पार्ट है 4 to 1। रेक्टेंगल और त्रिभुज का कॉमन पार्ट है हाउ मेनी डांसर्स आर देयर हु आर एजुकेटेड। डांसर भी है और एजुकेटेड भी है। 4 + 2 + 1, 4 + 2 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, है ना। देखो 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुआ है, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। 70% पास्ड इन हिंदी, 60% पास्ड इन इंग्लिश, 30% पास्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ठीक है, तो कितने ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं। दीज आर द स्टूडेंट हु पास्ड इन हिंदी एंड दीज आर द स्टूडेंट हु पास्ड इन इंग्लिश। ठीक है जी। भैया क्या कह रहे हैं, 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं, है ना। हिंदी में पास होने वाले टोटल कितने हैं, हिंदी में पास होने वाले टोटल 70 हैं।
60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। इंग्लिश में पास होने वाले टोटल कितने हैं? टोटल 60 है ना। हिंदी में टोटल 70, ये टोटल बेटा 70 है। इंग्लिश में टोटल 60, ये टोटल 60 है ना। 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों में पास हुए हैं, दोनों में पास होने वाले ये हैं, दोनों में पास होने वाले ये हैं। सॉरी। अब आप बेटा ये वेन डायग्राम कंप्लीट कर दो, ये वेन डायग्राम आप कंप्लीट कर दो। और मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये पूरा गोला 70 का है, ये पूरा गोला 70 का है, 70 का 70 में से 30 आ गए कॉमन। ये पूरा गोला 70 का है, 70 में से 30 कॉमन आ गए। 70 माइनस का 30 कितना बच गया? 40 बच गया। 70 माइनस का 30 कितना बच गया? 40। अच्छा ये बताओ, ये पूरा गोला 60 का है, ये पूरा का पूरा सर्कल 60 का है, 60 में से 30 आ गया, तो 60 माइनस का 30 कितना बच गया? 30 बच गया। तो ये हमने कंप्लीट वेन डायग्राम भर दिया, हमने कंप्लीट वेन डायग्राम भर दिया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु पास्ड ओनली इन हिंदी? तो भैया केवल हिंदी में कितने उत्तीर्ण हुए हैं? केवल हिंदी में 40। हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड ओनली इन इंग्लिश? केवल अंग्रेजी में कितने उत्तीर्ण हुए हैं? केवल अंग्रेजी में कितने उत्तीर्ण हुए हैं? 30 है। कितना आसान कर दिया क्वेश्चन वेन डायग्राम ने, है। अब इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से डील कर रहे हैं तो कितना आसान हो गया। वरना अगर आप फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो बहुत, मतलब आसान तो तब भी है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। तो फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए, वेन डायग्राम यूज करते हैं। और वेन डायग्राम को भरना बहुत आसान है, बहुत इजी है ना। वेन डायग्राम को फिल करना बहुत इजी है। टोटल अगर मैं पूछता तो टोटल कितने होते? 40 और 30, 70 और 30, 100, टोटल 100 है यहाँ पर। समझ रहे हो? क्योंकि इसके 60 और इसके 70 में, इसके 70 इसके 60 में कुछ कॉमन भी तो है। तुम 70 और 60 को टोटल नहीं बोल सकते क्योंकि ये टोटल 130 है, 130 में 30 कॉमन है, 130 में 30 कॉमन है। इसीलिए तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 130 माइनस का कॉमन हटा दो 30, तो टोटल वैल्यू होगी 100। 40 और 30, 70 और 30, 100 है ना। 40 और 30, 70 और 30, 100। मजा ही आ गया सर। चलिए सर बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाओ, करो सॉल्व। हाँ जी, कंप्लीट। चलिए साहब, एक कक्षा में कुल 500 विद्यार्थी हैं, इनमें से 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, 400 विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं। तो भैया जो वेन डायग्राम बनाओगे वो दो वाला वेन डायग्राम बनाओगे, है ना। जो वेन डायग्राम बनाओगे वो दो वाला वेन डायग्राम बनाओगे। 500 विद्यार्थी हैं जिसमें से 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, है ना। डेट स्पीक हिंदी एंड हु स्पीक इंग्लिश। चलिए, कितने विद्यार्थी? 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, तो टोटल ये कितने हैं? 300। ये टोटल सर्कल 300 का है ना। 400 हु स्पीक इंग्लिश, ये टोटल जो सर्कल है वो 400 का है, टोटल सर्कल 400 का है। अच्छा, हमारे पास टोटल कितने बैठ रहे हैं? हमारे पास टोटल है 500। टोटल कितने हैं? टोटल 500 हैं, जबकि यहाँ पे टोटल कितने हैं? 400 और 300, 700। यहाँ पे टोटल कितने हैं? यहाँ पे 400 और 300, 700 टोटल है, जबकि टोटल कितना होना चाहिए? 500। यानी कि 200 कम है, तो 200 कहाँ होगा? 200 इनका कॉमन होगा। 200 कहाँ होगा? 200 इनका कॉमन होगा भाई, तभी तो टोटल कितना बैठेगा? 500।
400 और 300, 700, 700 माइनस का 200, 500, खत्म कहानी। ये पूरा सर्कल 300 का है, ये पूरा सर्कल 300 का, 300 में से 200 हटा दो, कितने बचे? 100। ये पूरा सर्कल कितने का है? 400 का, 400 में से 200 को घटा दो, बचे कितने? 200। भाई तभी तो टोटल ये 400 हो गया सर्कल, 200, 200, 400, तभी तो टोटल 300 हो गया, 200 और 100, 300। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी? बोथ 200. How many students are there who speak only Hindi? Only Hindi 100. How many students are there who speak only English? Only English 200. Only English 200. Only English 200. तो बेटा ये तो 2 सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं 3 सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन पर। ये वो क्वेश्चन है जो 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और जब 3 सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा तो उसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? लाइक दिस। 3 सब्जेक्ट का वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। चलिए साहब, एक बार आप वेन डायग्राम भरो, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है? हाँ जी, कंप्लीट। एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। सॉरी, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि कुछ ऐसे हैं जो कि मैथ्स में पास हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि मैथ्स में पास हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो रीजनिंग में पास हुए हैं। रीजनिंग में बेटा सबसे ज्यादा होने चाहिए। हाँ जी, तो डेटा क्या है हमारे पास? हमारे पास डेटा है, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 30 स्टूडेंट पास्ड इन मैथ, 30 स्टूडेंट पास्ड इन मैथ, है ना? 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश,
80 विद्यार्थी रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए हैं। 80 स्टूडेंट पास्ड इन रीजनिंग। सबसे ज्यादा तो होनी थी रीजनिंग में। तो भैया टोटल मैथ्स का कितना है? टोटल मैथ्स का 30 है। टोटल इंग्लिश का कितना है? टोटल इंग्लिश का 50 है। और टोटल रीजनिंग का कितना है? टोटल रीजनिंग का 80 है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखो बहुत सारे बच्चों ने क्या गलती करी है इस वेन डायग्राम को भरने में, मैं आपको बताता हूँ। 5 स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स एंड इंग्लिश बोथ। 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हैं। भैया मैथ्स और इंग्लिश, गणित और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण है कितने? 5। तो दोनों का जो कॉमन है ना मैथ्स और इंग्लिश का ये है। तो आपने गलती पता है क्या कर दी? आपने सीधा यहाँ पे 5 लिख दिया। बस आपने यही गलती कर दी। बेटा मैथ्स इंग्लिश का टोटल वैल्यू दे रखी है ये 5। मैथ्स इंग्लिश की टोटल वैल्यू 5 है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जुगर के टुकड़े, ये टोटल वैल्यू 5 है। तो यहां पर मैं 5 नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे पहले तीनों का कॉमन चाहिए, फिर उसमें से घटाकर मैं यहां पर लिखूंगा। तो तीनों का कॉमन कितना है? 2 विद्यार्थी। अंग्रेजी, रीजनिंग और गणित तीनों में 2 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, है ना। इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स तीनों में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं? 2। तो यहां पर पहले 2 लिख लो। तो यहां कॉमन लिखना जरूरी है 2। अब आप बताओ 5 स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स एंड इंग्लिश। तो बेटा मैथ्स और इंग्लिश में टोटल वैल्यू 5 है। 5 में से 2 दे रखी है, तो 5 माइनस का 2 बची कितनी? 3। 5 माइनस का 2 बची कितनी? 3। 15 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड रीजनिंग। बेटा इंग्लिश रीजनिंग का ये वाला कॉमन पार्ट है। ये वाला कॉमन पार्ट कितना दे रखा है? 15। 15 ये वाला कॉमन पार्ट है। 15 में से 2 आ गया, बचा कितना? 13। 15 माइनस का 2 बचा कितना? 13। 15 माइनस का 2 बचा कितना? 13, है ना। और 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। 10 विद्यार्थी मैथ्स और रीजनिंग, ये टोटल वैल्यू 10 है। 10 में से बेटा 2 दे रखी है, बचे कितनी? 8। 10 में से 2 दे रखी है, बचे कितनी? 8। बस बन गया वेन डायग्राम। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये टोटल वैल्यू 30 है, यानी कि टोटल वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। ये टोटल वैल्यू 30 होनी चाहिए। 30 में से 3 और 2 5 और 8 13। 30 माइनस का 13, यानी कि वैल्यू कितनी बची? 17। अच्छा ये टोटल वैल्यू जो है ना हमारी 50 होनी चाहिए। तो 13 और 2 15 और 3 18। 50 में से 18 घटा दो, बची कितनी? 32। अच्छा ये टोटल जो वैल्यू है हमारी 80 होनी चाहिए। 80 में से 13 और 2 15 और 8 23 घटा दो। 80 में से 23 घटा दो, बची कितनी? 57। अब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग अब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल गणित में, केवल मैथ्स में पास हुए हैं? हु पास्ड ओनली इन मैथ्स? 17। हाउ मेनी स्टूडेंट हु पास्ड ओनली इन इंग्लिश? बेटा केवल इंग्लिश में कितने पास हुए हैं? 32, है ना। हाउ मेनी स्टूडेंट हु पास्ड ओनली इन रीजनिंग? केवल और केवल रीजनिंग में पास हुए हैं, किसी और सब्जेक्ट में पास नहीं है। केवल और केवल रीजनिंग में पास है, वो कितने हैं? 57, है ना। एंड कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो बेटा ये टोटल वैल्यू ऐड कर लो, यही हमारे कुल विद्यार्थी हैं। अच्छा जब आप टोटल वैल्यू ऐड करोगे तो इस सर्कल की टोटल वैल्यू को इंडिविजुअल ऐड मत करो। पूछो क्यों? जब आप ये सारी वैल्यूज को आपस में ऐड करोगे तो ऐड करके तो डेफिनेटली वो 80 आएगा। तो ये सारी वैल्यूज ऐड करके 80 देंगी। 80, 17 और 3 20, 80 और 20 100, 80 और 20 100, 100 और 32 132। 80, 17 और 3 20, 80 और 20 100, 100 और 32 132। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 132। देखो, हाँ बहुत मजा आ गया अल्टीमेट। चलो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अल्टीमेट मजा आ गया। लेकिन पता है गजब गजब कब होगा? गजब तब होगा जब ये डेटा दिया था पास हुए छात्रों का, और जब इसी इंफॉर्मेशन से मैं जब आपसे फेल हुए छात्र पूछूंगा ना, तो अल्टीमेट मजा आएगा। बहुत ही शानदार चीज आपको सीखने को मिलेगी जब आप पास हुए छात्रों से फेल हुए छात्रों को रिप्रेजेंट करोगे। अभी तो देखो पास हुए छात्रों के बारे में डेटा दे रखा है और पास हुए छात्रों के बारे में ही आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन अल्टीमेट आनंद तब आएगा जब पास हुए छात्रों के वेन डायग्राम से तुम फेल हुए छात्रों के बारे में बताओगे, तब आएगा अल्टीमेट आनंद। लेकिन उस चीज को बाद में समझेंगे। फिलहाल आप पहले पास हुए छात्रों से पास हुए छात्रों के बारे में बताओ। ठीक है, पहले आप पास हुए छात्रों से पास हुए छात्रों के बारे में बताओ। बनाओ ये वेन डायग्राम, बनाओ।
जी, बन गया वेन डायग्राम। चलिए साहब, तो 3 ऑब्जेक्ट का वेन डायग्राम हमें बनाना है, 3 ऑब्जेक्ट का। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, ठीक है, हमने बना दिए 3 ऑब्जेक्ट। इन अ क्लास 300 स्टूडेंट पास इन हिंदी, है ना। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हिंदी में पास हुए हैं, ठीक है। 200 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि इंग्लिश में पास हुए हैं। 250 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि मैथ्स में पास हुए हैं। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। 300 स्टूडेंट पास इन हिंदी, हिंदी में पास होने वाले कितने हैं? 300 बच्चे हैं टोटल। 200 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 200 बच्चे हैं टोटल इंग्लिश में पास होने वाले। और 250 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में पास होने वाले कितने हैं? 250। बहुत बढ़िया। 50 स्टूडेंट पास इन हिंदी एंड इंग्लिश, लेकिन तीनों वाले पहले पता लगाओ। 20 स्टूडेंट पास इन ऑल 3 सब्जेक्ट, तो यानी कि तीनों सब्जेक्ट में कितने हैं? 20 हैं। अब आओ, 50 स्टूडेंट पास इन हिंदी एंड इंग्लिश। बेटा हिंदी इंग्लिश का कॉमन वैल्यू कितनी है? 50। 50 में से 20 आ गई, 50 माइनस का 20 कितनी बची? 30। 25 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश और मैथमेटिक्स की टोटल वैल्यू 25 है। 25 में से 20 आ गई, 25 माइनस का 20 बची कितनी? 5, है ना। 75 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स एंड हिंदी, मैथमेटिक्स और हिंदी की टोटल वैल्यू 75 है। 75 में से 20 आ गई, बची कितनी? 55, बची कितनी? 55। अच्छा, ये टोटल वैल्यू हमारी 300 है, ये टोटल वैल्यू हमारी 300 है। 300 में से 300 में से 300 में से, है ना, टोटल वैल्यू हमारी 300 है। ये टोटल वैल्यू हमारी 300 है। 300 में से 30 और 20 50, 50 और 50 100, 100 और 5 105। 300 में से 105 घटा दो, 300 में से 100 घटा दो बचा 200, 200 में से 5 घटा दो बचा कितना? 195। अच्छा, ये टोटल वैल्यू हमारी 200 है, ये टोटल वैल्यू हमारी 200 है। 200 में से 30 और 20 50 और 5 55 घटा दो, 200 माइनस का 55 बची कितनी? 145। ये टोटल वैल्यू 250 है। 250 में से, है ना, 250 में से 60 और 20 80, 250 में से 80 घटा दो, 55 और 5 60 और 20 80, 250 में से 80 घटा दो, बची कितनी? 170। बची कितनी भाई साहब? 170। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कुल विद्यार्थियों की संख्या, पहले तो टोटल वैल्यू बताओ, टोटल वैल्यू कितनी है? अगर मैं टोटल वैल्यू काउंट करूं तो बेटा ये पूरा गोला 300 का है, ये पूरा गोला 300 का है। चलिए साहब, 300 प्लस 300 के अलावा 145 और 5 150, 150 यानी कि 450, है ना। ये पूरा गोला 300 का हो गया, प्लस 145 और 5 150 प्लस 170, प्लस 170, तो 500 600 620 आ गया। टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 620 आ गई। टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया हमारा 620। अच्छा, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स? ओनली, ओनली, ओनली इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। भैया केवल मैथमेटिक्स और इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं? ओनली इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, केवल मैथमेटिक्स और इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं? जो मैथ और इंग्लिश के अलावा किसी और में पास ना हो। तो केवल मैथ और इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं? 5। बेटा टोटल मैथ इंग्लिश में पास होने वाले कितने थे? 25। लेकिन केवल मैथ और इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं? केवल मैथ और इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं? 5। केवल मैथ और इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं? 5। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड ओनली? देखो, हैव पास्ड ओनली इन हिंदी एंड इंग्लिश, केवल और केवल हिंदी और इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं? यानी कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी और सब्जेक्ट में पास ना हो, हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी और में पास ना हो, केवल हिंदी इंग्लिश। बेटा टोटल हिंदी इंग्लिश में कितने पास होने वाले? टोटल हिंदी इंग्लिश में पास होने वाले हैं 20 और 30 50। टोटल हिंदी इंग्लिश में पास होने वाले 50 हैं, लेकिन केवल हिंदी इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं? केवल हिंदी इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं? केवल हिंदी इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं? 30। केवल हिंदी इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं? 30। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स? केवल और केवल मैथमेटिक्स में पास होने वाले, केवल और केवल मैथमेटिक्स में पास होने वाले कितने हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स? केवल मैथमेटिक्स में पास होने वाले कितने हैं? 170। केवल मैथमेटिक्स में पास होने वाले कितने हैं? 170। केवल मैथमेटिक्स में पास होने वाले कितने हैं? 170, है ना। देखो कितना टाइम हो गया क्लास को, हाँ। लगभग 1 घंटे 5 मिनट हो गए हैं। तो
अभी बचा है बेटा 30, मतलब 30-45 मिनट की क्लास और बची है। तो 30-45 मिनट की क्लास अभी कंटिन्यू करके खत्म कर दें टॉपिक को, या कल खत्म करें, बताओ। 30-45 मिनट की क्लास बची है अभी, 45 मिनट की लगभग। तो कल खत्म करें या फिर आज ही निपटा दें? क्योंकि अभी हमने पास हुए वाले छात्रों से सिर्फ पास हुए वाले छात्रों को रिप्रेजेंट किया। अब हम सीखेंगे कि पास हुए वाले छात्रों से फेल हुए छात्रों को कैसे रिप्रेजेंट करें। भाई पास हुए छात्रों के बारे में हमें पता होगा, लेकिन हम फेल हुए छात्रों को कैसे रिप्रेजेंट करें ये सीखना हमें, पास हुए वाले छात्रों से फेल हुए छात्रों के बारे में। गर्मी बहुत पड़ रही है, हैं? गर्मी के चलते थोड़ा ही पढ़ना ठीक है, ज्यादा पढ़ना ठीक नहीं है। तो कल खत्म करते हैं इसको, ठीक है, ताकि कल बहुत अच्छे से समझ सके, हो सकता है और ज्यादा क्वेश्चन हम करा दें कल। अभी क्या होगा, आधे घंटे में खत्म करने के चक्कर में जल्दी जल्दी भी हो सकता है, मैं आपको बता दूं, है ना। कल खत्म करेंगे तो आराम से खत्म करेंगे, रेस्ट के साथ, मतलब धीरे धीरे, ठीक है। चलिए साहब, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 38 तुम बार बार कह रहे हो ना, 38 तो तुम आराम से सॉल्व कर लोगे जब तुमने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो 38 क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 38 में क्या दिक्कत है? जब तुमने 41 कर लिया, 40 कर लिया, 39 कर लिया, तो 38 भी आराम से सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है 38 क्वेश्चन को सॉल्व करने में। समझ रहे हो? हाँ जी। और क्या दिक्कत हो रही थी तुम्हें? हम्म। बीच में क्लास बफर हो रही, हाँ तो बफरिंग वो एक क्वेश्चन में रुक गई थी क्लास 38 में, तो आप वो आराम से रिपीट कर लेना 38 क्वेश्चन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 में बहुत आसान क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन। समझ रहे हो? हाँ गर्मी बहुत है। अब बाकी का कल इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी की जो क्वेश्चन है हमारे वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। चलो ओके, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।